आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, फिलो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सब विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर जो है फरवरी मंथ का 2024 का उसको पढ़ेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग इसी सेगमेंट में चालू करते हैं। आगे आखिर पढ़ना क्या है, तो देखिए, इसको देखा जाए तो इससे तो आप लोग सब लोग रूबरू होंगे विजन आईएएस से। चलिए देखते हैं कि इसमें विषय सूची जो दिया हुआ है, विषय सूची, इस विषय सूची में हम लोग स्टार्टिंग में चालू करेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं, ये राज्य व्यवस्था और शासन जो है ये लगभग आपको कितना पॉइंट में दिया है, इतना पॉइंट में दिया हुआ है। पहला अगर देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में बताया है। दूसरा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष जो पूरा हुए हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो ये सब सारे टॉपिक हैं। इसके पहला टॉपिक हम लोग चालू करेंगे चुनावी बॉन्ड योजना। आखिर ये क्या है, बहुत चर्चा में रहा है, तो 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन पूछना बनता है एग्जामिनेशन को, तो कमीशन इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, हो सकता है बहुत सारे पार्ट में है, पॉलिटी जो एंड गवर्नेंस हो, ये बहुत सारे पार्ट में है। पढ़ने के कुछ तरीका बता देते हैं। देखिए, इसमें अगर देखा जाए, ये सब टॉपिक आप देख लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको फिलो स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप जाकर उसमें मतलब वहाँ से डाउनलोड कर लें। और इसका एक बेनिफिट होगा, मतलब इस पीडीएफ को पढ़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा, मैं पहले इसको आपको बता दें। देखिए, इसका बेनिफिट क्या है कि मैं पहले से इसमें अंडरलाइन कर रखा हूँ। ये अंडरलाइन परमानेंट अंडरलाइन है, तो आप इसको जब पीडीएफ निकालिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें मतलब अंडरलाइन है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा बातें ना करके अपने उस पर आते हैं मुद्दे पर। पहला ये है कि चुनावी बॉन्ड योजना। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम क्या है, ये आखिर क्यों इतना सुर्खियों में रहा, ऐसा क्या है। तो देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद, इसके बीच एक निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय में ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान समझिएगा बात को। ठीक है, तो ये चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह योजना सूचना के अधिकार यानी अनुच्छेद आर्टिकल 19A के ए का उल्लंघन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसको उल्लंघन करती है, तो अनुच्छेद 19(1) का ए को उल्लंघन करती है, जो सूचना का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो ये योजना के बारे में हम लोग जानते हैं, चुनावी बॉन्ड का जो योजना है उसके बारे में जानते हैं। ये है क्या, तो चुनावी बॉन्ड प्राइमरी नोट, कौन सा नोट, प्राइमरी नोट के जैसे जारी होती है। चुनावी बॉन्ड वस्तुतः धारक को मिलने वाला ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं, यानी ब्याज रहित और ब्याज मुक्त लिखित होते हैं। साथ ही ये बेरियर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। यानी सिंपल सी बात आप समझिए कि ये चुनावी बॉन्ड योजना है क्या, तो इसमें खरीदार और प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक चुनावी बॉन्ड है, इसको अगर आप खरीदते हैं तो इसका नाम आपका नहीं मेंशन रहेगा। दूसरा, ये चुनावी बॉन्ड को किसी ने बेच दिया तब भी उसका नाम मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब चुनावी बॉन्ड का विशेषता क्या है, इसका प्रॉपर्टीज देखें, इंपॉर्टेंस देखें, इसका क्या है, तो नॉन रिफंडेबल है के आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है। कैसा है, तो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें तो भारत का कोई भी नागरिक या भारत में नियमित या स्थापित कंपनी संस्थान खरीद सकते हैं। आप सिंपल सी बात है कि इंडियन सिटीजन होने के नाते कोई भी इंडियन सिटीजन ये मतलब बॉन्ड को खरीद सकता है, या कोई कंपनियां जो स्थापित हो, संस्थाएं स्थापित हो, वो खरीद सकती है इस बॉन्ड को। ठीक है, और बेच भी सकती है, मतलब बेच क्या दे सकती है। ठीक है, इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सिर्फ कौन सी बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक की ही जो शाखाएं है उसको खरीदी जा सकती है। तो इससे रिलेशन ये है, मतलब बैंक कौन सा रिलेटेड रखता है, तो एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, ये बॉन्ड से जो रिलेशन रखेगा यही बैंक रखेगा। ठीक है, इसका उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ से क्या है कि भाई एक कौन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड का यूज कर सकता है, तो जो लोकसभा या विधानसभा जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें कम से कम 1% वोट हासिल किया हो, वही ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीद सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करता है जिनकी सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार के पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है,
तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ है मैं उसको टिक लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है सभी के सभी बॉन्ड में, ठीक है, जो परावैज्ञानिक जो किरणें के माध्यम से देखा जा सकता है। इसको कैसे देखा जा सकता है? अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट में ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नजर डालते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा है। प्रश्न ये है कि सूचना का उल्लंघन, जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन कैसे करता है। क्या राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाला स्वैच्छिक योगदान या दान की जानकारी न देना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है? तो कैसे इसका उस पर निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट। बोलता है कि चुनावी बॉन्ड योजना में यह पता नहीं चल पाता है कि किसने किस दल को दान दिया, किसने किस दल को दान दिया। अतः चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19A का यानी पहला का ए के तहत सूचना का अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार ये योजना असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो वित्त अधिनियम जो बात करें, देखिए कुछ अधिनियम है जिसका उल्लंघन करता है। वित्त अधिनियम 2017 के जरिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दी गई अनुमति के देने के लिए आयकर यानी आईटी अधिनियम 1961, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। चलिए ये बात हम ध्यान रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये चीजें याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। वित्त अधिनियम 2017, आईटी अधिनियम 1961 और प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि अधिनियम आपको 1951, बाकी आपको कंपनी अधिनियम 2013, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हुए जो बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। क्या कंपनी अधिनियम में, दूसरा प्रश्न है, क्या कंपनी अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों और असीमित जो कारपोरेट है, असीमित कारपोरेट है असीमित कारपोरेट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है? तो यही कह रहा है कि ये जो व्यवस्था किया गया भाई, कारपोरेट फंडिंग व्यवस्था जो है, ये बताओ, ये कारपोरेट फंडिंग जो व्यवस्था तुम बता रहे हो, क्या ये कारपोरेट फंडिंग व्यवस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राजनीतिक दलों और असीमित कारपोरेट फंडिंग देने की अनुमति के लिए कंपनी अधिनियम में किया गया संशोधन मनमाना है। जो कंपनी अधिनियम संशोधन किया गया था वो मनमाना माना गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन है? 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने संशोधन द्वारा चुनाव में अनियंत्रित कारपोरेट प्रभाव की स्थिति पर बल दिया, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तो देखो ये मामला, इस साइड वाला जो मामला आपको दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ठीक है। तो आप इसमें ये समझने वाली बात है, आर्टिकल 19A का क को उल्लंघन कर रहा है, पहला। दूसरा, आर्टिकल 14 को उल्लंघन किया जा रहा है कंपनी अधिनियम के द्वारा, क्योंकि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। अब पता चला कि बीजेपी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, कांग्रेस की कम मिल रही है, तो भाई ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 14 को उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है, मेरी ओपिनियन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, चुनावी बॉन्ड के लिए एक नंबर का मतलब संख्या का यूज किया जा रहा है, वो विशिष्ट यानी स्पेशल अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, स्पेशल अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किसके माध्यम से? तो परावैज्ञानिक किरण के माध्यम से। यही सब क्वेश्चन बनता है और कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निर्णय से संबंधित अन्य प्रमुख बिंदु की बात करेंगे। तो चुनावी बॉन्ड के मामले में कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत मतलब कुछ चीजें जारी की है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी कौन सा? एसबीआई अब चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एसबीआई अब चुनावी बॉन्ड को जारी नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। भारतीय स्टेट बैंक का निर्णय 3 सप्ताह, कितने सप्ताह? 3 सप्ताह के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। यानी कहना यह है कि भाई एसबीआई है तो आप एसबीआई साहब 3 मंथ के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप क्या कीजिएगा? जानकारी प्रस्तुत कराइएगा, ठीक है। तो 12 अप्रैल 2019, याद रखना ये डेट, 12 अप्रैल 2019 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद खरीदे गए चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करती है, ठीक है। याद रखिए, जो आप खरीदे हैं बॉन्ड, उसका जानकारी आप प्रस्तुत करनी होगी। ये आपका अप्रैल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के द्वारा बताया गया, ठीक है। उसके बाद है चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य और मूल्य वर्ग, इसको दिखाना होगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया एसबीआई को कि भाई साहब ऐसा है, आप एसबीआई साहब, आप जिससे आप चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं उसका नाम बताएं, खरीदार का नाम बताएं, क्या चुनावी मतलब कौन सा चुनाव वाला मूल्य वर्ग है उसका नाम बताएं, और तारीख बताएं कितने तारीख को आप इस चुनावी बॉन्ड को खरीदे हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं,
उन राजनीतिक दलों का विवरण, ये देखिए उन राजनीतिक दलों का विवरण भी मांगा है जिन्होंने कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त किए हैं, यानी उस राजनीतिक दल का विवरण भी हमें दीजिए आप। ठीक है, कौन बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किससे, यानी कौन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दीजिए, मतलब जानकारी दीजिए। किसको देना है? एसबीआई को देना है। किसको देना है? एसबीआई किसको देगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा। ये निर्णय कौन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त किया जाए। इसके अलावा बॉन्ड और नकदी में भुनाने की तिथि और बॉन्ड का मूल्य वर्ग जैसे विवरण भी जानकारी प्रस्तुत करेगी। ये हम लोग जस्ट पढ़े ऊपर में ही। तो भाई जिसने लिया उसका नाम भी बताओ, कब तिथि में भजाया गया बॉन्ड को ये भी बताओ, और कौन मूल्य वर्ग व्यक्ति, कौन व्यक्ति ऐसे किए हैं उनका भी नाम और डाटा बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आइए पॉइंट ऑर्डर में इसने क्या बताया, निर्देश क्या जारी किया सुप्रीम कोर्ट। इसने बोला कि निर्वाचन आयोग एसबीआई द्वारा प्रस्तुत किए गए जानकारी उसकी प्राप्ति 1 सप्ताह के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जब एसबीआई इस बॉन्ड को इलेक्शन कमीशन को बता देगा कि ये व्यक्ति फलाना ठिकाना व्यक्ति जो है इसने खरीदा है और इसने बेचा है, तो इसको 1 सप्ताह के अंदर, कितने, 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर क्या करना होगा, वेबसाइट पे डाल देना होगा। इस सारे नाम को कौन डालेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन जारी मतलब वो देगा विवरण? एसबीआई। कितने सप्ताह में देगा? 3 वीक में। याद रखिएगा 3 वीक में। ये कितने वीक में होती करेगा? 1 वीक में। ठीक है, तो चलिए इतना बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। वैध चुनावी बॉन्ड जिनकी नकदीकरण नहीं हुई है, इसका मतलब ऐसा बॉन्ड जिसको भजाया नहीं गया हो, ठीक है, उन्हें जारीकर्ता बैंक को वापस कर दिया जाएगा। यानी जिस बैंक ने जारी किया है उसको वापस कर दिया जाएगा, जिसको भजाया ही नहीं गया एसबीआई को दे दिया जाएगा। बैंक खरीदार के खाते में राशि वापस कर देगा। इसका मतलब एक व्यक्ति है, इसने अपने बॉन्ड दिया, ये बॉन्ड को भजाया नहीं गया, तो इस बॉन्ड को एसबीआई इस व्यक्ति को दे देगा और इस व्यक्ति को एसबीआई क्या करेगा? पैसा रिफंड कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए, ये वाला पॉइंट को देखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना अनुपातिक रूप से उचित नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आधार पर शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकार ने सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार, चंदा देने वाले के नाम का गोपनीय रखना यानी निजता का अधिकार और राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित मतदाताओं को सूचना के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिकारों को आंशिक तौर पर सीमित करने वाले तरीकों को नहीं अपनाया। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं इतना पढ़ क्यों रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अब थ्रोली आप लगे रहें इसमें। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत समझ में आए। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि उसमें टिक भी लगा देता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसको गेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस इसने ये कहा कि भाई शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गोपनीयता को बनाने से अच्छा है कि भाई उसके उजागर करो, इसका नाम हम बताओ। ठीक है भाई, किसने क्या पैसा दिया, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक जुड़ाव की गोपनीयता का अधिकार, सिंपल सी बात है। एक बात और भी है कि मान लीजिए अगर बॉन्ड देते हैं तो उससे राजनीतिक जुड़ाव जो होगा उसका भंग होगा। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कंपनी एक्स कोई कंपनी है, ये क्या कर रहा है, मान लीजिए बीजेपी को दे रहा है, तो बीजेपी को जब दे रहा है तो एक्स कंपनी से अगर कांग्रेस की सरकार बाद में आती है तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी एक गोपनीयता का दिक्कत हो रही है ना, गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। यह अधिकार राजनीतिक समर्थन के सच्चे उद्देश्य से चंदे तक सीमित है। याद रखिएगा, ये सिर्फ अधिकार कहाँ तक सीमित है? चंदे तक ही सीमित है। ऐसे चंदों के, हालांकि ऐसे चंदों को उजागर होने से राजनीतिक अभिव्यक्ति या झुकाव संबद्धता के अलग अलग रूपों पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम आपको पैसा दिए और हम आपको पूरा मोहल्ले में बता दें तो जो हमारा दुश्मन है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई हम आपको सहयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि निजता के इस अधिकार में उन राजनीतिक चंदों को शामिल नहीं किया जा सकता जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे चंदे को शामिल नहीं किया जाएगा, ये राजनीतिक चंदों को, जो सरकारी जो नीतियां है यानी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको अगर प्रभावित करता है बॉन्ड, तो वैसे को मतलब सरकारी चंदा में शामिल नहीं किया, मतलब राजनीतिक चंदा में शामिल नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, टेंशन ना लें, अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इतना तो टाइम देना पड़ेगा आपको, बाकी शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं भाई। चलो आगे देखते हैं। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा भारत में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में बदलाव। ये क्या है वित्त अधिनियम 2017, इसको समझते हैं। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित कानून, एक कानून के बारे में देखते हैं। तो पहला कानून है कारपोरेट योगदान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182। देखिए, ये वित्त अधिनियम 2017 से पहले का क्या रूल था और 2017 के बाद का क्या नियम हुआ।
तो पहला समझते हैं, उससे मतलब 2017 से पहले एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ के 7.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि हमारे पास अगर शुद्ध लाभ 7.5 मतलब टोटल 100 है तो उसमें से हम 7.5% से ज़्यादा आपको नहीं देंगे। ये 2017 से पहले का नियम था। कोई कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 7.5% से ज़्यादा चंदा नहीं दे सकती है। ये 2017 से पहले का नियम था। जबकि अब का नियम देखें तो राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉर्पोरेट फंडिंग यानी कोई भी कंपनी की सीमा को हटा दिया गया, जितना मन करे उतना चंदा दो। सिंपल सी बात है भाई, ये सीमा को हटा दिया 2017 मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट देखा जाए, कंपनी को अपने लाभ और हानि के खाते में उस कंपनी के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को योगदान के रूप में दी गई राशि का खुलासा करना आवश्यक है। ये 2017 के पहले था। साथ ही योगदान की राशि कुल राशि उस दल के नाम का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। मतलब ये है 2017 से पहले जब ये रूल नहीं बना था तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई चंदा दे रहे हैं तो अपना नेम भी बताएं और आप कौन से पार्टी से उसका भी बताएं और तारीख भी बताएं, डेट भी बताएं। ये सब कुछ आपको दिखाना था 2017 से पहले। लेकिन 2017 के बाद वाले कंडीशन में ऐसा है कि सबसे पहली बात, अब अनलिमिटेड पैसा दे सकते हैं, सीमा हटा दिया गया है। दूसरा, भारत में नियमित या स्थापित किसी भी कंपनी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति है। कोई भी कंपनी योगदान कर सकती है। नेक्स्ट, कंपनी को केवल राजनीतिक दलों को दी गई चंदे की कुल राशि का खुलासा करना आवश्यक है, न कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशियों का विवरण बताना। सिंपल सी बात है, कंपनी अगर 10 रुपये दे रही है तो 10 रुपया खुलासा करे कि भाई हम एक्स कंपनी है, हम 10 रुपया पार्टी को दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि किस पार्टी को दे रहा है और किस पार्टी को कितना कितना पैसा दे रहा है, ये खुलासा करना जरूरी नहीं। कब की बात चल रही है? 2017 के बाद की बात। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मन झंझला गया है कि भाई एसबीआई को ऑर्डर दो, इसका नाम हम सबका बताओ, एड्रेस वोड्रेस सब बताओ, डेट वोट बताओ, और ये चुनावी बॉन्ड जो ये मामला चल रहा है इसको रोक लगाओ। नहीं तो इस हिसाब से क्या होगा कि पार्टियों के पास अथाह पैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काले धन पर रोक। काले धन पर रोक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1961 की धारा 13 का ए पढ़ते हैं। इसमें क्या है, 2017 के पहले राजनीतिक दल को चंदा देने वाले के नाम और पते के साथ 20,000 रुपए से अधिक के स्वैच्छिक दान यानी योगदान का रिकॉर्ड रखना होगा। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि आप किसी को चंदा दे रहे हैं तो 20,000 रुपया से अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो इसका रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ेगा। 20,000 से ज्यादा होगा तो ठीक है। दूसरा, व्यक्तियों के लिए राजनीतिक चंदा नगद में देने की अनुमति दी गई थी। पहले क्या था 2017 से पहले कि नगद में दो, भाई कैश हमको चंदा दो, कैश। लेकिन 2017 के बाद की कहानी ऐसी हुई कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कह रहा था कि रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 20,000 के बाद, रिकॉर्ड रखिए। ठीक है, जबकि इसमें रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। आपने कितना पैसा दिया इसको खत्म करो कहानी। ठीक है, अब 2,000 रुपए से अधिक का दान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सिस्टम, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सुनिए, 2017 से पहले की बात करेंगे तो नगद राशि देना था, जबकि इसमें नगद नहीं। 2,000 से ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो चेक दो भाई, बैंक ड्राफ्ट दो, बॉन्ड दो, इलेक्ट्रिक कोई सिस्टम दो, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के, ये सब सारी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पारदर्शिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसका धारा 29 का सी है। ये 2017 से पहले का कहानी क्या है, तो राजनीतिक दलों में 20,000 रुपए से अधिक चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी। यानी कोई कंपनी है या कोई कंपनी चंदा अगर दे रहा है तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानकारी देनी होगी। कितना से ज्यादा? तब 20,000 रुपए से ज्यादा देना होगा। जबकि 2017 के बाद की कहानी क्या है, तो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी मामला है। ठीक है, तो ये बात रही आपका बॉन्ड का। यकीन मानो बॉन्ड से सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ कुछ पॉइंट है जिसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से इसमें अंडरलाइन कर रखा है। आप इस अंडरलाइन पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत चीजें अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 1.2 जिसको हम लोग अगले मतलब पार्ट में करेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, होले होले पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देकर पढ़ेंगे। बनने जा रहे हैं ऑफिसर तो मतलब होना भी चाहिए वैसे ही क्वालिटी। ठीक है, वो टिकटॉक वाला हिसाब मत रखो, मतलब स्लाइड की और इलेक्शन कमीशन बॉन्ड बता दिया 2 मिनट में खत्म हो गई, इतना दिमाग ना लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जिससे ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं मिलने वाला है कि भाई 2,000 से या 20,000 से ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान से पढ़ लें तो बेटर। चलिए अभी के लिए इतना ही, विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।